ओके, ठीक है. What is the strength that we are expecting, Gautam sir? हेलो। हाँ गौतम सर, कुछ स्ट्रेंथ का आइडिया है कितने लोग आने वाले हैं? सॉरी योगेश सर, आई डोंट गेट दैट। ओके. सर अभी 9th की बैच है ना हम लोग की स्टूडेंट्स. हाँ 9th नाइन्थ की बैच है सॉरी राइट? 11th की है. 11th है, इट्स 11th. 11th की है. 11th राइट. की. ठीक है. ओके. प्रतिभा भी, shall we start, like it's already 9:29. तब हम्म. तक के अपन चेक कर लेते हैं वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है सबको प्रॉपर. A good, हाँ very good क्लियर है. morning to everyone. A very good morning, a lovely students of SNG. We are from class 10th. Okay, fine. We are entertaining both class 10th and 11th both. ठीक है प्रतिभा भी, अंबालिका भाभी. जी जी. ओके. Okay. Can a student chat? Okay, they can write also. Very good. It's good. SNG के बच्चे स्मार्ट हैं. Okay. योगेश भैया, अगर जैसे लाइक स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लाइक आप उसको रिपीट कर सकते हैं ताकि अपन उनकी क्यूरियोसिटी क्लियर कर दे या फिर जो भी चीज है. क्योंकि अगर सपोज अगर मैं दे रही हूँ अपना सेशन, तो हम्म. उसके बीच में अगर कोई बच्चा क्वेरी अपना ड्रॉप करता है तो आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा उसको, तो जी जी लाइक भाभी. जो क्लियर करना है वो फिर अपन लोग कर सके. Yes, we can do it. Means student can write it to chat box. Okay. And for them like video will be disabled for next for 1 hour. Okay, I think it's 9:30. We can start. Okay. So, so I say hello everyone. A very good morning to all lovely students of SNG. मैं जेसी योगेश राठी, सदस्य JCI जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, आप सभी बच्चों का इस मोटिवेशनल कार्यशाला हौसलों की उड़ान में स्वागत करता हूँ. मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंसिपल मैडम बेदी मैडम का, मैनेजमेंट, विनय सर, टीचर्स ऑफ SNG, जिन्होंने हमको इस कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन करने की इजाज़त दी. कुछ बातों को मैं कुछ बातें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताना चाहूँगा. जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय NGO संस्था है जो 200 से भी ज़्यादा देशों में मौजूद है. इसका मूल उद्देश्य व्यक्तित्व विकास कर एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना है. विगत कई वर्षों से ट्विन सिटी में संस्था साल भर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को पूरे साल भर करते आ रही है. साल के इस स्पेशल सप्ताह में संस्था समाज के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करती है एंड इस स्पेशल वीक को जेसी वीक के नाम से जाना जाता है. अब मैं आपको इस मोटिवेशनल कार्यशाला हौसलों की उड़ान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. उससे पहले मैं एक पीपीटी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ.
Okay. Is this PPT is, are you able to see it, Ambalika ma'am? हाँ 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 भैया। सर। Okay. So जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको बता दिया. इट्स अ पूल ऑफ एक्टिव सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोज हु आर वर्किंग फॉर व्यक्तित्व विकास ऑफ द पीपल. हौसलों की उड़ान विगत कई वर्षों से दुर्ग भिलाई अंचल की स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए इस कार्यशाला का आयोजन करती है. इस विकट कोरोना काल में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऑनलाइन आयोजित. इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य बच्चों को उनका लक्ष्य तय करवाना है, समय प्रबंधन के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट का गुर देना है. हाँ, मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि इस बार इस तरह की 40 वर्कशॉप ऑनलाइन होने जा रही है और आप सभी भी एक अनूठे बुक ऑफ रिकॉर्ड, जी हाँ आपने सही सुना, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे द्वारा अर्जित किए जाने वाले रिकॉर्ड में आप भी सहयोगी बनने वाले हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम थिंग. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े से बड़ा रिकॉर्ड करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम ये चीज़ों को अपने टीम के द्वारा मैनेज कर रहे हैं और इस प्रकार हमारी टीम है. मीट मिस्टर जेसी राकेश जी चांडक, जेसी रेट प्रीति साबू, जेसी रेट अंबालिका अग्रवाल जी, जेसी रेट गौतम देसलहरा और मैं खुद जेसी योगेश राठी. मैं आपका फिर से नमस्कार करना चाहूँगा. यहाँ तक के आवाज़ आई अंबालिका मैडम मेरी? जी ओके, Clear थैंक यू भैया। मैम. नमस्ते। ओके, डन. सो यहाँ पे मौजूद बेदी मैडम और विनय सर का हम फिर से मैं आभार व्यक्त करूँगा और उनकी परमिशन है ये मानते हुए इस वर्कशॉप को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अब. थैंक यू वेरी मच. ओके, तो थोड़ा फॉर्मल नहीं रहते, इनफॉर्मल हो जाते. स्टूडेंट लाइफ में है आप लोग, क्लास 10th और 11th में है. आप लोगों से मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि साल में बहुत सारी पिक्चरें रिलीज़ होती है. एसएनजी के बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पक्का पिक्चर भी देखते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ. अगर पिक्चर देखते हैं तो साल में तो बहुत सारी पिक्चर्स रिलीज़ होती है, तो क्या बच्चे हर पिक्चर को देखते हैं? नहीं. जिस पिक्चर का कुछ ट्रेलर पसंद आता है, जिस पिक्चर में ऐसा लगता है कि मेरे लायक कुछ है, इंटरेस्ट का कुछ है, उस पिक्चर को जाके देखते हैं. उसी तरह से ये भी एक वर्कशॉप है. इस वर्कशॉप में आप आए हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है बीइंग ट्रेनर और बीइंग कंसल्टेंट और बीइंग ओपिनियन कि मेरे को आपको ये बताना है कि ये वर्कशॉप किस लिए आयोजित की गई है. तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगले 1 घंटे में जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स आपको बताएंगे वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे. ये एक्सपीरियंसेस उनके द्वारा लाइफ में पूरी तरीके से एनरिच किए गए, उन्होंने अपने लाइफ में जिया है, उसके बाद आपके समक्ष होके वो बता रहे हैं. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ, आप जो अगले 1 घंटे में यहाँ से लेके जाएंगे, दैट विल बी एज फॉलोज लाइक गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. नाउ here we comes to the career thing. What do you mean by career? अब मैं जैसे ही करियर बोला, सबके दिल में कुछ पिक्चर बन रही होगी. कोई बच्चा सोच रहा होगा, कुछ बोलना चाह रहा होगा दिल से कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ. जी हाँ, करियर का अर्थ भी यही होता है, एक ऐसा प्रोफेशन चुनना जिसको आप जीना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में होते देखना चाहते हैं. पर क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही करियर बनाते हैं? क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर और आर्किटेक्ट ही नाम का ही करियर मौजूद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर सम टैलेंट बेस्ड करियर ऑल्सो, लाइक एज यू कैन सी हियर कि being a academician you can be engineer, doctor, software engineer, management consultant, advocate. But if you'll go for talent based career, you can go for animation, photography, game designer, developer.
ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैलेंट बेस्ड करियर में आती है। अब ये तो क्या नई चीज़ है सर, ये तो हमको भी पता है कि पढ़ाई करेंगे तो हम इंजीनियर बनेंगे, और थोड़ी सी ये वाली चीज़ पसंद रहेगी तो हम ये बनेंगे। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। इंटरेस्टिंग कैसे? अब मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये 4 फ्लेवर के आइसक्रीम है। आपके पापा 4 फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं लाके ये पूछ रहे हैं, ये 4 फ्लेवर की आइसक्रीम में से लेट्स से कि एक बच्चे को, मेरे को पसंद है चॉकलेट फ्लेवर। अगर मैंने अपने मम्मी पापा से, अपने गार्जियन से ये बता दिया कि मेरे को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पता चल जाएगा। बट अगर मैं ये नहीं बताया कि ये चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम मेरे को पसंद है, तो पापा तो हो सकता है मेरे को वेनिला ही लेके आए, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं है कि मेरे को क्या चीज़ पसंद है। तो आपको भी अपने करियर का चुनाव करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपकी पसंद की चीज़ें उनको इजहार करना है। ये देखिए, एक छोटा सा मजाकिया रूप में चीज़ें स्टार्ट होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो देखिए मम्मी पापा कैसे सुंदर खुशी से, बुआ मम्मी सब लोग देख रहे हैं कि बच्चा हो गया। और उसी समय इमीडिएटली पापा के मन में एक ख्याल आया, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या आर्किटेक्ट बनेगा। यू कैन सी द स्माइल ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। बट जब बच्चा बड़ा होता है तब बोलता है मेरे को तो फोटोग्राफी पसंद है। ठीक है, लेकिन वो बड़ा होने के बाद बताता है। तो ये चीज़ करने से हमको बचना है। और ये चीज़, अब ये इतनी आसान चीज़ है कि बचना है, लेकिन इसमें कठिनाई कहाँ आती है और इसको डिस्कवर कैसे करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अपने लाइफ में जब जब इम्प्लीमेंट किया हूँ मेरे बहुत काम आया है। आई एम सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, और मेरा भी कुछ इसी तरीके से, आज आप जहाँ बैठे हुए मैं भी किसी को सुन के उस समय इसी चीज़ों को फॉलो करता था कि करियर को एक्चुअली डिफाइन कैसे करना है, डिस्कवर कैसे करना है कि ये चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी है। तो बहुत सिंपल टैक्टिक्स है, आइए इसको जानते हैं। इफ़ यू आर गुड इन एकेडमिक, एकदम सिंपल है, एकेडमिक करियर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एकेडमिक में गुड है, बोलने का मतलब ये कि इफ़ वी नो अबाउट आवर फेवरेट सब्जेक्ट, लेट्स से कि अगर साइंस है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, फेवरेट है बोलने का मतलब ये कि बस पसंद है ऐसा नहीं, मैं लगातार उसमें अच्छा स्कोर भी कर रहा हूँ, स्कोर अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना भी अच्छा लगता है, बात करना भी अच्छा लगता है। तो क्या करना है, वी हैव टू मीट योर स्कूल टीचर्स ओनली, दे आर द बेस्ट पॉसिबल मेंटर्स। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आपको साइंस पसंद है, मैथ्स पसंद है, कंप्यूटर पसंद है, तो आपके साला में ही, आपके स्कूल में ही उसके बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल है। आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने ये सब चीज़ों का अध्ययन करके एक प्रोफेशन की डिग्री प्राप्त की है, तो उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता। दैट इज़ फॉर चैलेंज, क्योंकि वो आपको स्कूल में पर्सनली भी जानते हैं और आपको डील करने का तरीका भी जानते हैं, तो दे विल बी द योर बेस्ट मेंटर्स, है ना। अब इसके अलावा, यहाँ तो ये स्कूल वाले एकेडमिक करियर की बात हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरे करियर की बात कर रहा हूँ, दैट इज टैलेंट बेस्ड करियर। तो इसको कैसे डिफाइन करना, ये भी बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, इफ़ यू आर गुड इन एनी स्किल, आपको बस एक फाइंड आउट करना है कि आप किस स्किल में अच्छे हैं। स्किल बोले तो इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट्स कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग। अब लेकिन आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि एक चीज़ का पसंद होना अलग चीज़ है और उसके बारे में पैशनेट होना अलग चीज़ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ है, मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जब भी बोर होता हूँ मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो क्रिकेट कुड बी माई हॉबी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं ना, ये हमेशा काम आएगी चीज आपके, कि क्रिकेट कुड बी हॉबी फॉर मी, बट मैं क्रिकेट खेले बगैर रह ही नहीं सकता हूँ मम्मी पापा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दैट कुड बी योर पैसन। ठीक है, एंड सुनर आई आइडेंटिफाई दैट पैसन कि नहीं, मैं लगातार क्रिकेट खेलूंगा, बैट्समैन बनूंगा, जो भी बनूंगा, लेकिन मैं पैशनेट हूँ क्रिकेटर बनने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाँ, तो आपको क्या करना है कि बहुत आपको ज्यादा ये, एक्शन हो जा रहा है जब तेरा। हाँ हेलो गौतम जी, यू देयर?
ओके, um ग्रीन है, ये हल्दी है। excuse me, 1 second. इसमें है। प्लीज Yes, अब sir. आप आपके माइक म्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स। Okay, किसी को फोन आने से परेशानी, क्रीम okay, okay, okay. स्टूडेंट प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। मैडम एक काम करते हैं, अपन अनम्यूट का एक्सेस हटा देते हैं, ठीक है? नाउ जी नोबडी कैन म्यूट और अनम्यूट देमसेल्फ, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। भाभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ओके, जी थैंक जी यू। भैया। ये ठीक है, ऑडिबल। ओके। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर गुड इन एनी स्किल, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आपको करना क्या है, आपको ये हॉबी है कि इसके लिए पैशनेट हो, ये पता करना है। एंड सुनर यू फाइंड आउट कि नहीं मैं इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, तो इमीडिएटली क्या करना है, अगेन यू आर सपोज टू फाइंड वन मेंटर। गुरु बिना कोई कर्म नहीं, इसीलिए आपको एक अच्छे मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चीज़ें आपको सिर्फ स्कूल करियर में काम नहीं आएगी, जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई बिजनेस करे या कोई जॉब भी ज्वाइन करे, तो आपको एक मैनेजर और एक अच्छे बिजनेस बॉस का मिलने से भी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग, और ये बहुत सिंपल है कि आपको अपने पैशन को फाइंड आउट करके ये चीज़ों को डिफाइन करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको गोल के बारे में। भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पोस्ट कार्ड। अब ये पोस्ट कार्ड को मैं कहीं भेजना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे इस पोस्ट कार्ड को कहीं भेजने में? और मैं इसमें कुछ लिखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं चैट बॉक्स में चाहूँगा कि रिप्लाई आए कि ये पोस्ट कार्ड कहाँ पहुँचेगा। ये जो पोस्ट कार्ड है बिना एड्रेस लिखे कहाँ पहुँचेगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। ओके, तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पोस्ट कार्ड में कोई एड्रेस नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट विल गो नो वेयर। वैसे ही अगर कोई आपका गोल डिफाइन नहीं है तो आप जाओगे कहाँ? तो सबसे पहले आपको गोल का महत्व बताना जरूरी है। गोल क्या है ये तो हर कोई जानता है। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ओके ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इस पोस्ट कार्ड में कुछ भी एड्रेस नहीं लिखा है, तो ये पोस्ट कार्ड कहाँ जाएगा? ठीक है, तो एन ऑब्वियस आंसर विल बी लाइक दिस पोस्ट कार्ड विल नॉट गो एनीवेयर। वो कहीं भी नहीं जा पाएगा क्योंकि उस पोस्ट कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा है एड्रेस। थैंक यू सिल्विया, आई नोटेड। सो इसी तरीके से लेट्स से एक बाजू वाला टैक्सी ड्राइवर आपको दिख रहा होगा, बहुत स्मार्ट सा। ये टैक्सी ड्राइवर से लेट्स से कि मैं बोलता हूँ भैया प्लीज़ मुझे आप वहाँ छोड़ दो, भैया आप प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ दो, तो ये टैक्सी ड्राइवर मुझे कहाँ छोड़ेगा भाई? एनी आंसर? वो टैक्सी ड्राइवर मुझे कहाँ छोड़ेगा? वेरी गुड, कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब तक कि आप ये डिफाइन नहीं करोगे कि आपको जाना कहाँ है, नोबडी कैन हेल्प यू आउट। वो टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे कि भाई मेरे को ये मोहल्ले जाना है, ये वाली जगह जाना है, तब पैसों की बात होगी और तब आगे बढ़ेंगे। इन अ सिमिलर वे लाइफ में भी गोल को डिफाइन करना जरूरी है। अब गोल तो डिफाइन करना है, लेकिन गोल की सेटिंग कैसे करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एक बहुत फेमस कोटेशन है, अ लाइफ विदाउट अ गोल इज लाइक लाइफ विदाउट अ सोल। आत्मा रहित शरीर के जैसे है वो, ठीक है। नाउ लेट्स से कि गोल तो मैंने डिफाइन कर लिया है या मैंने ड्रीम तो देख लिया है। अब क्या होता है कि हम अपने सपनों और गोल की परिभाषा को समझ नहीं। एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल है, आप ये बाजू वाला जो स्क्रीन है इसको देखिएगा, जिसमें एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और एक लेडी ऊपर देख रही है। तो इस लेडी का ख्वाब क्या था पता है आपको? इस लेडी का ख्वाब था कि मैं आकाश को एकदम अच्छे से देखना चाहती हूँ, मैं आकाश को उड़ना चाहती हूँ, तैरना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ आकाश में, ठीक है। तो अब उसका वो ड्रीम था, वो रोज देखती थी, बचपन से देख रही थी, आकाश उसको बहुत पसंद था, बादलों को बिखरते देखना भी बहुत पसंद था। तो फिर क्या उसका ड्रीम सच हो जाएगा?
उसका ड्रीम ऐसे ही सिर्फ सपना देखने से सच हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर उसने धीरे से अंडरस्टैंड किया कि मेरे को आकाश और स्पेस जिससे प्यार है वहां तक पहुंचने के लिए ये एरोप्लेन जो है इस तक के पहुंचना पड़ेगा। एंड आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एरोप्लेन को देखने लगी वो। फिर अब एरोप्लेन पसंद आया, अब एरोप्लेन के अंदर में जाने के लिए उसने सोचा तो पता चला कि उसके लिए तो पायलट बनना पड़ेगा। अब जब पायलट बनने के लिए कोशिश करी तो उसको पता चला कि एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। अब एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग जाने के लिए मेरे को मैथ्स लेना पड़ेगा या साइंस लेना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द स्टेप कि आपको आपके ड्रीम को सच बनाने के लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक्शन का इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। तो आपका जो भी ड्रीम है वो कम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बातें आई होप कि मतलब आप लोगों को समझ आ रही होगी। नो लेट्स से कि एक चीज से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये गोल तो समझ आ गया कि क्या होता है, लेकिन क्या किस टाइप का गोल अच्छा होता है, किस टाइप का गोल अच्छा होता है। इसमें कुछ एक डेफिनेशन आई है जो बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है और ये लाइफ में हर जगह आपको काम आएगी। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में 11th में जो भी क्लास में, तो आप लोगों ने एक नॉर्मल गोल सेट किया, नॉर्मल टारगेट सेट किया कि आई वांट टू गेट पास क्लास 10th और 11th। ठीक है, आप लोगों ने बस यही टारगेट कि मेरे को क्लास 11th पास करनी है। अब ये गोल कैसा है, ये आपको वेग नहीं लग रहा है थोड़ा? ये गोल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि बस पास होना है? ये क्या गोल हुआ, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या? तो अब देखिए एक नीचे में चीज लिखा हुआ है, माई टारगेट इज टू पास एनुअल एग्जाम ऑफ क्लास 11th और 10th विथ 90%। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको हम बताएंगे कि ये कैसे एक स्मार्ट गोल है आपका और स्मार्ट की डेफिनेशन को कैसे मीट करता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए कि आपका गोल। चलो ठीक है, आपका गोल एकदम स्पष्ट है कि पास होना है, लेकिन साथ ही साथ वहां क्या लिखा हुआ है, एनुअल एग्जाम। अरे भाई आप तो ऐसा स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि वीकली एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है कि मंथली में करना है कि क्वार्टरली में करना है कि हाफ ईयरली में करना है कि एनुअल में करना है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जब भी आप कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, एनुअल एग्जाम आ गए, स्पेसिफिकेशन तो हम डाल दिए, अब मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल होने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितना परसेंटेज स्कोर करना है। लेट्स से कि अभी अब मैं 30% लगातार स्कोर कर रहा हूँ, है ना, और मेरे को अब 90% स्कोर करना है। तो एक मेजर की है ना आपने, आपका टारगेट में सेट तो करना पड़ेगा। अब 30 से 40 से 90% में जाने के लिए जो भी है एक मेजरमेंट तो हो गया कि मेरे को कितना क्या करना पड़ेगा। एंड फॉर द सेम थिंग, ए फॉर एक्शन रिक्वायर्ड और एक्शन ओरिएंटेड, आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रियलिस्टिक होना। रियलिस्टिक होने का मतलब ये है कि आज आप 40% स्कोर कर रहे हो, 50% स्कोर कर रहे हो या 60 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन 90% में पहुंचने के लिए आपको पहले ये एनुअल एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए पहले मंथली एग्जाम में आपको कम से कम 80 स्कोर करना पड़ेगा, क्वार्टरली में आपको 85 स्कोर करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में 90 आप क्रॉस करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आप 90% एनुअल एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो को ये जो स्मार्ट की डेफिनेशन है ये हमेशा मीट करनी है। और आप देखिए कि जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये एकदम क्लियर है कि माई टारगेट इज टू पास एनुअल एग्जाम ऑफ क्लास 10th और 11th विथ 90%। टाइम बाउंड है। अब आपको ये भी पता रहेगा कि भाई आज से 6 महीने बाद आपकी एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट करेंगे और इस हिसाब से आप टाइम को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब ये एक चीज है कि गोल तो सेट करना मैंने आपको समझाया कि स्मार्ट गोल कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, बट नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये
चीज कितनी कठिन भी होती है अंदर से, ये समझने की कोशिश करिएगा। हम सभी विराट कोहली को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे इंडियन टीम के क्या हैं, कोई बता पाएगा कि विराट कोहली इंडियन टीम के क्या है? ओके, कैप्टन है, वेरी गुड। अच्छा, और विराट कोहली की ये जो पिक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इन्होंने अभी क्या स्कोर किया होगा? लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है जिसमें उन्होंने अपना बैट उठा के रखा है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है कि ये क्या स्कोर किए होंगे अभी? 6। ओके, 6 उठाने के सेंचुरी, वेरी गुड क्रिश। ओके, वी वॉन द मैच, वेरी गुड जगदीश। ओके, ही स्ट्रगल्ड मोर, रूपाली, वेरी गुड। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इफ़ यू सी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, है ना, जिसमें उसने सेंचुरी स्कोर की है और सेंचुरी लगाई है, उसके बाद ही उन्होंने अपना ये बल्ला उठाया है। हर किसी को पसंद है विराट कोहली ऐसा रूप देखना, हर किसी को लगता है कि वाह व्हाट अ प्लेयर, एवरीबॉडी लाइक हिम वेरी मच। बट क्या आपको पता है विराट कोहली को इस रूप में आने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ा होगा? विराट कोहली को ये विराट कोहली बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी? विराट कोहली को कितनी एक्सरसाइज करना पड़ा होगा, कितना पेशेंस रखा होगा उसने अपने अंदर में, क्या क्या चीज़ों से सेक्रीफाइस किया होगा और कितनी मेहनत की होगी। तो जब भी आप अपना गोल डिफाइन कर रहे हैं, आई रिपीट, जब भी आप अपना गोल डिफाइन कर रहे हैं, ये चीज़ों को भी समझिए कि वो गोल आपका कहीं फैसिनेशन तो नहीं है, कहीं आपका वो गोल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप दूसरों को देख के पाना चाह रहे हैं और आप उसके पीछे की मेहनत और सच्चाई से अपने आप को मुंह मोड़ रहे हैं। तो आप कभी भी ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लेट्स से कि फोकस क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फोकस। अब हम गोल तो डिफाइन कर लिए, लेकिन होता क्या है कि हम हिप हॉप करते हैं, मम्मी पापा हमारा सबका एक ही एम है कि अब 90%, 95%, 99% स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है एनुअल एग्जाम में। लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमारा फोकस ही नहीं होगा हमारे गोल के प्रति, तो क्या हम वो पा पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको अपना कंसंट्रेशन का लेवल हमेशा हाईएस्ट रखना है। हमेशा आपको ये चीज़ सोचना है कि जब भी आप एक चीज़ कर रहे हो, एक गोल डिफाइन कर लिए हो, तो दूसरे गोल को आपको उस समय नहीं डिफाइन करना है। आप गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो जो बड़ा गोल है उसी को अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ना है। प्रायोरिटीज चेंज होती है, डेफिनेटली आपको प्रायोरिटाइज होके काम करना है, बट एट अ टाइम एक काम करने की कोशिश करिए और बहुत फोकस्ड होके करिए। बिलीव मी, विद दिस फोकस्ड थिंग हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आने वाले अभी जो मैडम लोग आने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन का यूज़ करके और कैसे फोकस रह के हम कई चीज़ों को अच्छे से पा सकते हैं। तो आज हमने करियर कैसे डिफाइन करना है, गोल कैसे सेट करना है, ये तो देख लिया, बट इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गोल और करियर सेट करने के बाद जो पूरे फेजेस को डिफाइन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। और आज के समय में समय का सदुपयोग ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो इसी समय के प्रबंधन को आपको गुर सिखाने के लिए अभी हमारे सामने मौजूद है रेस्पेक्टेड अंबालिका अग्रवाल जी, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में इस टाइम मैनेजमेंट के चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनाई है और बहुत ही फेमस टाइम कंसल्टेंट हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। अंबालिका मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू योगेश सर। आपने इतने अच्छी तरीके से हमारे इस बच्चों को गोल के बारे में बताया है कि हम लोगों को किस तरीके से उस गोल को अचीव करना है, किस तरीके का गोल रहना चाहिए, प्लस वो हमारा टारगेटेड रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए हर चीज। तो थैंक यू योगेश भैया। तो अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अब आप लोगों में से
कुछ बच्चों को 90% एंड अबाव मिलते होंगे और कुछ को 60 के आसपास वगैरह मिलता होगे। पर आप मेरे को बता सकते, और आप दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल टाइम है, एक एक साल का टाइम है आपका बोर्ड एग्जाम्स को आने के लिए। तो लाइक आप मुझको बता सकते हो कि लाइक क्या डिफरेंस है ये। तो आप लोग हो सकता है ऐसा बोलोगे कि मैम वो 90% वाले बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है इसलिए वो ऑलमोस्ट हमेशा 90% ही स्कोर करते हैं, पर हम लोग इतना नहीं, हम लोग नहीं पढ़ सकते, या हम लोग वीक है थोड़ा स्टडीज में, या हम लोग कमजोर है या बुद्धू है। ये चीज प्लीज आप, मैं बताना चाहती हूँ कि ये चीज मत सोचिएगा। कुछ बच्चे फास्ट लर्नर रहते हैं और कुछ बच्चे स्लो लर्नर रहते हैं। कोई बच्चा इंटेलिजेंट या बुद्धू नहीं रहता है। तो आप ये चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लीजिए कि बच्चे इंटेलिजेंट या बुद्धू नहीं रहते, ये फास्ट लर्नर या स्लो लर्नर रहते हैं। तो अब फास्ट लर्नर लोगों के लिए तो लाइक वो साल भर का पीरियड बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है। पर अब हम लोग जो स्लो लर्नर है 60% के आसपास वाले, तो हो सकता हम लोग लाइक हम लोग का इंटरेस्ट अलग है, इसलिए हम लोग थोड़ा वो चीज जो एकेडमिक चीजें हैं हम लोगों की, उसमें हम लोग थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस हमारा स्लो हो गया है। पर अब जो 10th 12th है, ये तो बोर्ड एग्जाम्स बेसिक है, आप लोगों को 10th और 12th क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स से करना है, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आप अचीव कर पाए। तो लाइक आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना है, ताकि आप उसका बेस्ट यूज ले सके साल भर में का टाइम जो है आप लोगों के पास। क्योंकि 90% वालों के लिए तो वो मोर देन इनफ है वो टाइम, बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि बस इतना सा ही टाइम है हम लोगों को पूरा पोर्शन, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोगों को वो चीज किस तरीके से यूज करना है पूरा साल भर का टाइम, ताकि हम लोग अपना परसेंटेज 15 to 20% बढ़ा सके। नेक्स्ट, टाइम टेबल वाला, ये जैसे हम लोग का ये टाइम मैनेजमेंट वाला हो गया, के पास इक्वल टाइम है, बस हम लोगों को उसको स्मार्टली यूज करना है। नेक्स्ट, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, लाइक आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आप लोगों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ कि आप लोग क्या करना चाहिए एज अ 10th स्टूडेंट, या फिर आप 11th 12th में मिक्स बैच होगी तो लाइक आपका टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम्स हम लोग को पूरा पोर्शन, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है साल भर में। तो आप लोग क्या कीजिए, हाफ ईयरली उसको, सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। आप आपका साल का जो परफॉर्मेंस है या लर्निंग प्रोसेस है या सब एक्टिविटीज है उसको डिवाइड कर लीजिए। आप ये 100% डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को 6 मंथ में अपना पूरा सिलेबस लर्न करना है, कंप्लीट करना है। आज जो अगले 6 महीने हैं या 5 महीने हैं, उसमें मेरे को रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप कितना भी टाइम तक के लर्निंग प्रोसेस कर लोगे, लेकिन आप एक भी बार प्रैक्टिस नहीं करोगे या रिवीजन नहीं करोगे, मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपका पूरा लर्न, लाइक लास्ट डे तक के भी आप लर्निंग प्रोसेस करते रहोगे ना, तो वो वेस्ट है, अनटिल एंड अनलेस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप प्लीज जितना टाइम लर्निंग प्रोसेस के लिए देते हो, जैसे हाफ 5-6 मंथ्स, उतना ही टाइम प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए दीजिए। तो ये हमारा हाफ ईयरली हो गया। ऐसे ही आप, अब जैसे 6 मंथ में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप ये देखिए कि लाइक मेरा मंथ में 1/6 पार्ट हो जाना चाहिए हर इसका, हर सब्जेक्ट्स का। तो 1/6 पार्ट हो गया आपका, इतने 3-3 4-4 यूनिट हर सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप डेली इस पे आइए, डेली टाइम टेबल बनाइए। आप हर रात को सोच के सोइए और कंफर्मली सोच के सोइए कि कल सुबह मेरे को फर्स्ट हाफ में एक मेरा जो टफ पोर्शन है या जो मेरे को टफ सब्जेक्ट लगता है मैं वो करूंगा, और सेकेंड हाफ में जो मेरा कमांड है जिस सब्जेक्ट पे या जो मुझको इजी लगता है वो मैं सेकेंड करूंगा। वो क्यों? क्योंकि आप लाइक फर्स्ट सुबह से आप पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आपकी बैटरी डाउन होते जाती है, आप आपका माइंड एग्जॉस्ट होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है।
तो इसलिए आप लाइक फ्रेश मूड से जब आपका टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपका वो 100% आप दोगे उसके अंदर और आपको वो चीज हो जाएगी। और सेकेंड हाफ में आप थोड़ा इजी या फिर आपका जिस पे कमांड है वो चीज कीजिए। और शाम में आपको ध्यान रखिएगा कि आपको आधे से 1 घंटा देना है कि आप दिन भर में जो चीज पढ़े हो वो चीज आप लोगों को रिवाइज करना है। भले वो चीज ऐसा हो कि आप कुछ हेड पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज कर लीजिए या कुछ भी चीज, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना वो चीजों को, तो आपका माइंड का कैपेसिटी रहता है कि 8-10 घंटे बाद आप वो चीज भूल जाते हो। तो एक बार अगर रिवाइज कर लो कि वो 8-10 घंटे के अंदर, तो आपके दिमाग में उसका इमेज कहीं ना कहीं बैठ जाती है। तो वो चीज रिवीजन, एक जो क्विक रिवीजन हम लोग बोल सकते हैं, क्विक रिकैप बोल सकते हैं। जैसे आप लोग सीरियल देखते हो तो नेक्स्ट डे आपको क्विक रिकैप दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वही चीज है कि आपको क्विक रिवीजन लेनी है उसके अंदर, और नेक्स्ट रात को सोते वक्त आप नेक्स्ट डे का आप टाइम टेबल कर लीजिए। अब ये चीज हमारा हो गया है डेली प्लान, ईयरली और मिड ईयरली और मंथली प्लानिंग। तो इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए कि इस हिसाब से मेरे को पढ़ना है, मेरा सब्जेक्ट्स जैसे है, मेरा सिलेबस इस हिसाब से कवर करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रायोरिटाइजेशन। नेक्स्ट भैया। अब प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है? प्रायोरिटाइजेशन होता है ये इम्पोर्टेंस देना। आपके पास साल भर का ही टाइम है, 12 मंथ्स का टाइम है सपोज, कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और आप लोगों को ऐसा है कि इस टाइम में मुझको लाइक सारा सिलेबस कवर करना है, बट मेरी बस की बात नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूं और उसे याद भी रख लूं और सब चीज अच्छे से लिख भी लूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, मैं स्लो लर्नर हूँ। तो मुझको ऐसी चीजें होना कि जिससे मेरे परसेंटेज भी बढ़ जाए, मेरे को 60 से मेरे को 80% भी आ जाए, और प्लस इतने ही टाइम के अंदर मेरे वो चीज अचीव मैं कर लूं। 1 साल के अंदर ही मेरे को वो चीज अचीव करना है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक ये बताना चाहती हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि लाइक आप 10th में हो तो आप 10th या 12th जो भी क्लासेस में हो, तो आप पिछले 5 साल के पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए। उसमें से आप लाइक वेटेज वाइज हर चैप्टर की मार्किंग कर दीजिए। चैप्टर के हेडिंग के बाजू में आप लिख दीजिए कि ये चैप्टर का वेटेज इतना है, या उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उस पे हमेशा मीन्स 5 पेपर्स में से 3 पेपर में इस पे ये टॉपिक में से मैक्सिमम मार्क्स का निकला है, क्वेश्चंस आए हैं। तो वो चीज आपकी एकदम स्टार पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें है जो हम लोग ये रॉक में लाइक उसको रॉक से डिनोट करते हैं। जो बड़े पेबल्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, उससे। फिर सेकंड हम लोगों का आता है पेबल्स, लाइक आपका वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे अब जैसे 60% आप वेटेज अपने डिसाइड कर लिए कि हर चैप्टर में से कौन से चैप्टर, लाइक हर सब्जेक्ट में से कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, 60% आ जाता है, या उसमें के टॉपिक्स का है। अब पेबल्स जो है साइड वाले जो छोटे छोटे कंकड़ है, वो चीज डिनोट करते हैं ये चैप्टर जिसमें से भी आता है, पर आपकी कमांड भी है वो चैप्टर्स पे, आपको इजी भी लगते हैं, और मीन्स आते हैं उसके अंदर से 20 मार्क्स के या 30 मार्क्स के पेपर्स। तो आपका टोटल हो गया है 60 + 30 90 मार्क्स की प्रिपरेशन का वो हो गया है। अब आखिरी में रहता है कि सैंड में आप लोग, एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, कोई बोल दिया आपका फ्रेंड कि भाई ये चीजें आती है करके, आपको आपका दिमाग लगाना है, पेपर्स देख के, पिछले पेपर्स देख के कि इस हिसाब से मेरे को करना है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है अपने लाइफ में, और वेस्ट मत करिए टाइम पार्टीज करने में, आराम करने में कि हाँ अगले महीने कर लूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, 10 दिन बाद से शुरू करूंगा। ये चीज नहीं करनी है। और प्लस ये सैंड पोर्शन में ही वो पोर्शन आता है जो आपको टफ भी है या जो आपको आता है, ये दोनों चीज हो सकती है, पर उसकी इम्पोर्टेंस कम है। उसमें से 5 या 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तो आप अगर वो स्किप भी कर दो कि हाँ भाई 5 मार्क की मेरे को प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन आपके पास प्रिपरेशन किस चीज की होगी, 95% की प्रिपरेशन रहेगी।
सिर्फ 5% की नहीं होगी, क्योंकि आप नहीं कवर कर पा रहे हो, सारी पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हो। तो वो 5 में से आप आपके मन से भी कुछ लिख लोगे तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम। तो आपका प्रिपरेशन हो गया 97 मार्क्स की। तो आपको वो सब्जेक्ट में कवर करने के लिए 97 मार्क्स मिल सकते हैं, आपको 97% मिल सकते हैं। तो आप वो 3 या 5 पे टाइम वेस्ट ना करके आप ये जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है या सॉरी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है, थोड़े मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स है, उस टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। और जो कम इम्पोर्टेंट है, जो साल अभी 5 पेपर में आया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैं कर लूंगा, अगर छोड़ दूंगा तो इसमें से क्यों आ जाएगा, तो क्या कैसे करूंगा, या ऑप्शन, तो ऐसा नहीं रहता है। जो चीज पैटर्न चलते रहता है ना हम लोगों का, वही पैटर्न से निकल बोर्ड एग्जाम्स वाले पेपर्स निकालते हैं। तो आप उसको अगर छोड़ भी दोगे एक हाथ 2 चैप्टर्स को, उसमें से अगर आ भी गया तो आप आपके मन से लिख लोगे। आप स्कूल में उस चैप्टर्स का रिवीजन वगैरह स्कूल में जब पढ़ाते हैं तब कर लिए, तो उसमें से आप 2-4 मार्क्स तो आराम से ले लोगे। इससे क्या होगा ना, आपका नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ये जो जार है, भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो जार है हम लोगों के, जो हम लोग इसको टाइम से या माइंड से डिनोट किए थे, तो जैसे अगर हम लोग वो सैंड जो कम इम्पोर्टेंट है उससे अगर भर देंगे पहले कि हाँ नहीं नहीं ये इजी चैप्टर्स है, चलो ठीक है नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन मेरी पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप 1 महीना वो चैप्टर्स पे दे रहे हैं लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो जार आपका आधा वैसे ही भर जाएगा। फिर आप बोलोगे कि थोड़ा सा और 30-40 में चैप्टर्स कर लेता हूँ मैं करके, तो और आधा भर जाएगा। और फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपके जार में जगह ही नहीं बचेगी। जार आपका माइंड और टाइम डिनोट करता है। माइंड भी आपका साल भर पढ़ते पढ़ते आखिरी में एग्जॉस्ट हो जाता है, और टाइम भी आपका खत्म होने आता है। तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो चीज तो आप पढ़ ही नहीं पाए, वो आपके जार के ऊपर रह गया है। अब सेकेंड जार में आप देखिएगा कि हम लोग सबसे पहले जो रॉक्स थे, सबसे ज्यादा वेट वाले थे या चैप्टर्स थे, उसको हम लोग पहले किए। हमारा तब ईयर स्टार्टिंग में एकदम फ्रेश मूड था, तो फिर हम लोगों ने वो चीज किए। फिर उसके बाद जो 30% वेटेज वाले जो चैप्टर्स थे वो चीज की हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो लीस्ट इम्पोर्टेंट था उस चीज को किया। उस चीज को करने से क्या हुआ कि ये जब रॉक के बीच में वो मर्ज हो गया, क्योंकि हमारी मेन जो प्रिपरेशन थी कि मेरे को इतना इतना सिलेबस जो ज्यादा वेटेज वाला 90% सिलेबस, जो वेटेज 90% का जो पोर्शन मेरे को एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, वो चीज अगर मैंने कर लिया तो वो 10% जो है, 10 मार्क्स का जो पोर्शन है, वो उसके अंदर अपने आप इमर्ज हो जाता है। लाइक कैसा ना, आप उसमें से 2-4 मार्क्स मिला भी दिए तो भी आपका 95% के आसपास आप पेपर अच्छे से लिख सकते हो कॉन्फिडेंटली कि ये मेरे पक्के से मैं लिख चुका हूँ ये पेपर। तो उसमें से आप लोग का ये चीज आप अगर अप्लाई करोगे ना, तो ये डेफिनेटली मेरा दावा है कि आप आपका परसेंटेज 15-20% स्कोर कर लोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब ये जो चीज हो गई हम लोग की प्रायोरिटाइज कैसे करना है, अब नेक्स्ट चीज आती है हम लोग की मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या चीज हो गई ना, लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को ये महीने में इतना हर सब्जेक्ट के इतने इतने यूनिट्स करने हैं। सपोज मेरे को 3-3 यूनिट हर सब्जेक्ट के करने हैं, पर आप कर ही नहीं पा रहे हो उसको। मंथ खत्म हो गया है आपका और आपका हुआ 1-1.5 यूनिट या 2 यूनिट हुआ, 1 यूनिट फिर भी छूट गया है, तो उससे क्या होगा ना, आपका प्रेशर जो रहेगा, बर्डन जो रहेगा कि भाई 1 यूनिट मेरा बच गया है, तो वो चीज नेक्स्ट मंथ में ओवर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपको 4 यूनिट करने पड़ेंगे। तो वैसा करते करते ना आप लोगों को, आपका टाइम तो जा रहा है, पर आपने जो सोचा है, जो टाइम टेबल बनाया है, वो चीज नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम दूसरी चीजों में वेस्ट किया है, आप कमिटेड नहीं हो, आपके पास रीजन नहीं है कि लाइक मैं वो चीज कर लूं करके। आप अगर अपने आप को पूछोगे कि मेरे को 90-80% स्कोर करना क्यों जरूरी है, तो
अगर आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि नहीं मेरे को करना है क्योंकि 80% मिलेंगे तभी मेरा मनचाहा मैं सब्जेक्ट आगे ले सकूंगा, उसी से मेरे को जो इंटरेस्ट है वो गोल में अचीव कर पाऊंगा। जब तक ये आपके मन में नहीं आता है ना, तब तक आप वो चीज को उस चीज को सीरियसली नहीं करोगे। क्योंकि आप ये चीज बच्चे लोग आप लोग ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 4 साल 9th 10th 11th 12th इसमें से ये 2 साल जो है 10th और 12th का वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। यही आपका डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे और क्या बन सकोगे। अगर आप बनना भी चाहोगे तो भी आप अगर कमिटेड नहीं रहे वो चीज को तो आप नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप कमिटेड रहोगे वो चीज को कि नहीं मेरे को 80% इसमें स्कोर करना है, 12th में भी 80% या 90% स्कोर करना है, मेरे को अपने परसेंटेज 15 to 10% बढ़ाना है। और 90% वाले बच्चे लोग आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को 100% स्कोर करना है, 99% स्कोर करना है, मेरे को टॉपर रहना है। ये चीज आप कमिटेड रहोगे ये चीज के लिए तभी आप आपका जो गोल है उसको डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट चीज, ये तो हम लोग कमिटमेंट की बात कर दी है आप लोगों से। अब नेक्स्ट चीज आती है आप लोगों के साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों में से कितने बच्चों को लाइक ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हो सपोज सुबह 8 बजे और जस्ट एक मोबाइल में कुछ बीप आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो आप लोगों ने फेसबुक या व्हाट्सएप देख लिया है, एक बार स्क्रॉल करके देख लेता हूँ चलो क्या क्या है, क्या क्या अपडेट्स है करके। तो उसमें किस सपोज ऐसा कुछ दिख गया है कि गर्ल्स के लिए कि कुछ अच्छा ड्रेस आ गया है इसके अंदर, और बॉयज के लिए सपोज कुछ अच्छी बाइक का फोटो आप लोग देख लियो, तो आप लोगों को एक माइंड उधर दौड़ना शुरू हो जाता है। गर्ल्स ये सोचेगी कि लाइक हाँ 6 महीने बाद मेरे घर में उसकी शादी है, तो मैं इस तरीके का ही ड्रेस सिलाऊंगी, ये टेलर से सिलाऊंगी, फिर इसके लिए कितना पैसा लगेगा। ये ब्रांचेस निकलते जाती है आपके थॉट्स की। आप 8 बजे बैठे हो पढ़ाई करने के लिए और जस्ट स्क्रॉल करके देखे हो, तो ये माइंड में थिंकिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है कि हाँ अब वो टेलर से सिलाऊगी, वो तो इतना इतना कॉस्टिंग करेगा। मैं मम्मी को बोल पटाऊगी कि अभी मम्मी मेरे को ऐसा ऐसा ड्रेस सिलाना है, 2-3 हज़ार रुपए लगेंगे। मम्मी बोलेगी कि लाइक मम्मी ने अगर ऐसा बोल दिया तो कि इतना महंगा लेने की या सिलवा स्टिचिंग की क्या जरूरत है करके, अपनी कौन सी पास की शादी है ऐसा। ये वो चीज करते 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 आप कहाँ की कहाँ पहुंच जाते हो। ये अब वो बच्ची ने, और ये बॉयज के लिए भी बता रही हूँ मैं, कि आप वो बाइक देख रहे हो, हाँ मैं पापा को बोलूंगा कि हाँ पापा मेरे को ये बाइक होना, तो हाँ ये ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख के आसपास की आएगी। फिर पापा बोलेंगे अभी तू छोटा है, अभी ये बाइक की अभी जरूरत नहीं है, बड़ा होएगा तब सोचेंगे। फिर उसके मन में और थॉट्स आते जाते हैं, उससे और ब्रांचेस निकलते जाती है कि हाँ नहीं ठीक है मैं बड़ा होगा तो अपने पैर पे खड़ा होगा और फिर ही लूंगा, इस टाइप का। तो ये सब चीजें ना ऐसा करते करते अपनी ब्रांचेस और निकलते जाती है ये थिंकिंग प्रोसेस की। मेरे साथ भी हो चुका है ये चीज। और जब आप लोग फिर क्लॉक के तरफ देखते हो, अरे यार 8:45 बज गई है, आपका कितना घंटा वेस्ट हुआ है, 1.25 घंटा वेस्ट हो चुका है इसके अंदर। तो आप ये सब जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है या थिंकिंग प्रोसेस से, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि व्हाट्सएप फेसबुक मत देखिए, ये एक थोड़ा सा आपका रिलैक्सिंग प्रोसेस रहता है आजकल के जमाने में, हर पर्सन का, आप लोग की जनरेशन में हो या हम लोग की जनरेशन में हो। पर ये हम लोगों के साथ भी होता है, इवन अभी भी हम लोगों के साथ इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और कुछ चीज में फंस गए तो हम लोग का वो जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है वो बहुत ब्रांचेस निकाल के बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, किल कर देता है। तो उसी से बचने के लिए आप लोगों को ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वर्ड STOP, स्टॉप, अपने आप को उससे बचाने के लिए अपने आप को आप लोगों को बोलना पड़ेगा स्टॉप अभी सब। और अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि अभी सबसे ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है। मैं 10th का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे को वो ड्रेस इम्पोर्टेंट है या वो बाइक इम्पोर्टेंट है, मेरे को अभी क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे ना, तो आपकी ये जो बेमतलब की जो थिंकिंग प्रोसेस है जिसका कुछ वैल्यू नहीं है या फिर कुछ मतलब नहीं है या कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, वो चीज एकदम अपने आप वो थिंकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड को कमांड किया सही क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो जब
क्वेश्चन आप पूछोगे तो आप उस टाइम वेस्टिंग वाली प्रोसेस को आप किल कर सकोगे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है, और अगर ये पूछोगे, हो सकता है आप 15 मिनट बाद उस डिस्ट्रैक्शन से वापस आ जाओ। तो आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ है? 8 से 8:15, 15 मिनट। फिर भी आपका आधा घंटा बच गया है अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे। तो ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मैं शेयर करना चाहती थी कि क्योंकि इससे बहुत टाइम किल होता है, तो इस तरीके से हम लोग अपना टाइम पूरा अच्छे से प्लान करके मैनेज कर सकते हैं। अब ये सब गोल सेटिंग, करियर, टाइम मैनेजमेंट करते करते हम लोगों को स्ट्रेस भी आता है कि अब बोर्ड एग्जाम से क्या होगा क्या होगा, इसका ये स्ट्रेस आता है हम लोगों को। तो अब इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देके हमारी प्रीति मैम आप लोगों को एक्सप्लेन करेगी कि किस तरीके से हम लोग को स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। तो आई हैंड ओवर टू प्रीति मैम। प्लीज प्रीति मैम, आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में कुछ अच्छा सा एनलाइटमेंट करिए। थैंक यू। थैंक यू अंबालिका मैम। हेलो एवरीवन, मैं जेसीरेट प्रीति साबू। तो एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि अभी तक जो सेशन हुआ सबको क्लियर है? अभी तक का जो सेशन हुआ है, योगेश सर ने समझाया हमको करियर के बारे में, हमारा गोल कैसे सेट करना है हमको ये बताया, अंबालिका मैम ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया। तो ये सबको क्लियर है? ओके क्रिश। तो अब हमारा गोल सेट हो गया है। हो गया गोल सेट? अब गोल सेट हो गया है हमारा, तो हमने गोल सेट किया, हमने गोल सेट किया है। तो क्या वो गोल चल के हमारे पास आएगा कि अब हमने सेट कर लिया है, हमको ये चीज चाहिए? ओके, मैं क्लियर करती हूँ। आवाज आ रही क्लियर अब? जी मैम, जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। हम्म। ओके, तो हमने गोल सेट कर लिया। अब हमने सोचा है कि हमको ये चीज चाहिए, तो क्या वो चलकर हमारे पास आएगी? आपने सोचा मैं ये करूंगा करूंगा, आपने सोचा, तो क्या वो हो जाएगा सोचने से? नहीं होगा। हमको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, हमको उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। और जब हम कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएगी भाई। अगर हम कुछ चीज पाने के लिए कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। अब जो प्रॉब्लम्स आएगी उसमें से एक है, वो है स्ट्रेस। जब हम कोई भी काम को करने के लिए सोचते हैं या कोशिश करते हैं तो तनाव होता है, हम स्ट्रेस बोल सकते हैं उसको। तो तनाव बोलते क्या होता है, बहुत लोगों के फेस पे अभी स्ट्रेस दिखना चालू हो जाता है। जैसे स्ट्रेस मैंने वर्ड बोला तो हमारे माइंड में 10 तरह के क्वेश्चंस, स्ट्रेस क्या है, क्यों है। तो सबसे पहला ये है कि स्ट्रेस क्यों है, या हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, तो क्या ऐसा होगा? या अगर कोई कहे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ लाइफ में, मुझे कोई किसी तरह का टेंशन ही नहीं है, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टेंशन तो सबकी लाइफ में है, स्ट्रेस सबको है। हाँ, बट ये हो सकता है किसी को स्ट्रेस कम है, किसी को ज्यादा है ना। अब आप लोग जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो एक स्ट्रेस आप लोगों के दिमाग में भी होगा, एक टेंशन, कॉमन सा टेंशन कि यार ये सर मैडम इतनी देर से बोल रहे हैं, हमारा कितना डाटा वेस्ट हो गया है दिमाग में कि यार इससे मतलब जो ये डाटा वेस्ट हुआ है, मैं बहुत कुछ कर सकता था दूसरे काम, या मैं एक मूवी देख सकता था, सीरियल देख सकता था, है ना। तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, और हम चाहे ना चाहे स्ट्रेस हमको लेना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो
स्ट्रेस हमको लेना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली में ना बहुत ढीठ है, हम इससे जितना पीछे छुड़ाएंगे ना तो उतना हमारे पीछे आएगा। तो अब स्ट्रेस लेना पड़ेगा। तो जैसे हर चीज में दो चीजें होती है ना, प्लस माइनस, वैसे स्ट्रेस में भी है। कुछ स्ट्रेस अच्छे हैं तो कुछ बैड है। जैसे कुछ हमारे लिए अच्छे हैं तो हमको क्या करना है, उन स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है कि हम ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है तो हम इसको ले, और ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं है बट हमको वो स्ट्रेस लेना है, तो हमको उसको गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है। अब हम उसको गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट कैसे करें? एक नॉर्मल सी बात है, एक मतलब रियल स्टोरी है। मेरी बेटी की 12th की एग्जाम थी 2 साल पहले। तो जब वो फर्स्ट पेपर दे के आई, अभी एक गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस, तो मेरी बेटी की जब एग्जाम थी वो पेपर देकर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसका जब चेहरा उतरा हुआ था तो मैंने सोचा कि हाँ पेपर बिगड़ा होगा इसीलिए इतना उदास है। मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया अकेले कि थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैंने जाके देखा तो वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले मम्मा मुझे अकेले छोड़ दो, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। मैंने सोचा यार चल ठीक है थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा, फिर वो लेटी थी। तो मैंने उसको बोला चल उठ। बोले मम्मा कहाँ? मैंने बोला चल उठ, जो तुम्हारा पेपर बिगड़ा है उसको ठीक करके आते हैं। तो एकदम वो मुझे देखने लगी, मम्मा ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो पेपर बिगड़ गया है वो तो ठीक हो नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला कि जब तुमको पता है तुम्हारा ये पेपर बिगड़ गया है, जो ठीक नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुम उस चीज को लेके बैठे हो। जो ये स्ट्रेस है, जो ये टेंशन है, तुम अपने अगले पेपर में लगाओ, अगले पेपर में यूज करो, बाकी जो आने वाले हैं। और जो ये तुम्हारा पेपर बिगड़ा है इसकी जो कमी है, मतलब इसमें जो तुमको कम मार्क्स आएंगे, ये तुम अपने आने वाले पेपर में यूज करो, उसकी भरपाई करो उससे। तो ये बात उसकी समझ में आई और उसने जो उसके बाकी पेपर्स है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करी उसने, और 12th में उसको 94% मार्क्स आए। तो ये गुड, ये स्ट्रेस बैड स्ट्रेस हो सकता था उसके लिए, बट समय रहते हमने उस स्ट्रेस को गुड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको ऐसे ही, जैसे सर ट्रिक, हाँ ओके। अब क्या है, जैसे हमने कहा, क्या कहा स्टार्टिंग में कि ये बहुत ढीठ है, स्ट्रेस तो आएगा ही, इसको हमको लेना ही पड़ेगा, हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं स्ट्रेस नहीं लूं तो ये नहीं होगा, है ना। तो जब हमको स्ट्रेस लेना ही है तो हम इसको हैंडल कैसे करें? अब जब कोई चीज हमको लेनी है तो उसको फेस कैसे करें, है ना भाई। स्ट्रेस तो लेना है तो इसको हैंडल कैसे करें? तो उस समय क्या करें, आप अपने माइंड को ट्रिक करें। जैसे अपने माइंड ट्रिक किया तो आप सोचोगे कि अब मैं कैसे करूं इसको। तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रेस को डिवाइड कर दें, मतलब हम उसको बांट दें। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैम क्या बोल रही है, बांट दे मतलब कोई लड्डू थोड़ी है जो आधा बांट लिया, आधा खा लिया, आधा छोड़ दिया, नहीं ना। तो बांटने से मतलब है कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जाम का ले रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम का ले रहे हैं, आपकी 10th की एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, सपोज आपने मैथ्स चुना, मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, सब एक साथ हो रहा है ना। तो हमको क्या करना है कि हम जब मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की बुक खुली है, तो हमारा स्ट्रेस हम उसी में यूज करें। जो बाकी सब्जेक्ट का स्ट्रेस है हम उसको छोड़ दें
तो क्या स्ट्रेस डिवाइड हो जाएगा? ये जब स्ट्रेस डिवाइड होगा तो आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। अब क्या मेरी एक पर्सनल स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे। अभी लॉकडाउन में जैसे तरह तरह के कंपटीशन हुए, तो एक कंपटीशन था कि आपको बेबी के साथ, बच्चे के साथ फोटो क्लिक करके भेजनी थी। उसमें आप और जो बेबी है वो, उसकी या तो एक्टिविटी सेम दिखे या उसका जो ड्रेसअप है ये वो सेम दिखे, ऐसा कुछ कंपटीशन था। तो मेरा जो छोटा भाई है और मेरी सिस्टर का बेटा जो 10 महीने का है, वो सेम दिखते हैं ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कुछ सेम दिखते हैं। तो हमने सोचा कि इनकी फोटो भेजते हैं हम क्लिक करके। अब हमने पोज वोज डिसाइड किया और हम वो बच्चे को हमने रेडी करके अब हम उसको पोज के हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो अब 10 महीने का बच्चा, आप सोचो कितनी देर शांत रहेगा वो। मुश्किल से वो 30 सेकंड, 1 मिनट तक ठीक रहता है, फिर इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है। तो हमने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी कि हम फोटो क्लिक करें अच्छी, बट नहीं हो पाया। हम लोग थक के बैठ गए कि यार नहीं होगा, छोड़ो। अब उस समय हमने क्या किया, हमने अपने माइंड को ट्रिक किया, हमने दूसरे एंगल से सोचा। हमने क्या किया कि हम अभी तक बच्चे से उम्मीद कर रहे थे कि वो वैसे पोज दे, अब हमने हमारा एंगल चेंज किया। हमने क्या किया, हमने भाई से कहा कि बच्चा जैसे पोज दे रहा है तुम वैसे पोज दो, मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा है तुम करो। और फिर हमने फोटो क्लिक की, अच्छी फोटो आई। मतलब तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एंगल चेंज करके हमारे माइंड को डाइवर्ट करके या दूसरी तरफ सोच के भी हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अब है हमारा लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। चेंज सर। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक मतलब हम अपनी गलतियों से सीख लेकर, हम अपनी गलतियों से सीख लेकर अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुई, आपने पेपर दिया, आपने देखा कि बहुत सिली सिली मिस्टेक्स की आपने, और मोस्टली मैथ्स में बहुत सिली मिस्टेक्स होती है। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं हम, और वहां पर प्लस का साइन है, हम आंसर शीट में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो हम अपनी गलतियों से सीखें, और एक बात हम ये करें कि गलतियां ना दोहराएं। समझिए, अब जैसे गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, बट हम ये कोशिश करें कि हम गलतियां ना दोहराएं। तो मान लो आप खेलने गए हो, क्रिकेट खेलने, अब जैसे गली में आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। अब आपने शॉट मारा तो वो बॉल जाके लगी किसी पड़ोसी के या किसी की खिड़की पे, कांच टूट गया। कांच टूट गया, वो मकान मालिक आया, आपको डांटा, हो गई बात खत्म। अब आपने क्या किया, दूसरे दिन भी आप गए क्रिकेट खेलने, तो क्या आप वापस शॉट मारेंगे वहां पर? नहीं मारेंगे। आप कोशिश करेंगे कि हमारा शॉट वहां पे ना जाए। क्यों? क्योंकि कल आपने गलती की थी, आपने वहां शॉट मारा था तो वो खिड़की में लगा और कांच टूट गया। तो आप आज कोशिश करेंगे कि शॉट वहां ना लगे। और अगर ये गलती आपसे आज भी होती तो आप क्या कोशिश करेंगे कि हम जगह चेंज कर दें। तो जब हम रोज की बातों में, छोटी छोटी बातों में भी हम गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपने पढ़ाई में जो एग्जाम है उसमें क्यों नहीं सीख सकते? हम ट्राई कर सकते हैं गलतियों से सीखने का। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। वो कैसे? हर तो सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी, नहीं होगी ना हर बार सिचुएशन आपके हिसाब से कि आपने चाहा और वो आपको मिल गया, हर बार नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है हमारे हमारे अनुसार नहीं होती, उसके अपोजिट होती है। तो हमको हर हाल में
अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमको, सिचुएशन के हिसाब से हमको ढालना है। अब अगर मान लो बहुत ठंड है, तो अब ठंड आ गई तो आप क्या करोगे? ठंड आ गई तो आप स्वेटर ओढ़ोगे, शॉल ओढ़ोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, ठंड अपने आप चली जाएगी, नहीं ना। तो हमको सिचुएशन के हिसाब से हमको ढालना है, या हमको वो जो सिचुएशन है हमको अपने हिसाब से कैसे हैंडल करना है, हमको ये सीखना है। अब एक जो है स्ट्रेस का मेन कारण क्या होता है? हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो देखते हैं, या जो अपने फ्रेंड्स है, या जो ज्यादा होशियार है, या समझो ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है, तो हम उससे कंपेयर करते हैं। अब ये क्या होता है ना, ये हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे ना मैं जब कॉलेज में थी ना, तो हमारे ग्रुप में मेरी हाइट सबसे कम थी। तो मुझे ना ऐसे लगता था कि मैं सब में बांटू हूँ, मतलब सब में हाइट कम है तो छोटी हूँ। तो अब मैंने क्या किया, उनके बराबरी में आने के लिए, या उनसे कंपेयर, मान लो मैंने उनसे कंपैरिजन में हिल वाली सैंडल खरीदी। अब हिल वाली सैंडल खरीदी, अब मैं कॉलेज में पहन के गई। थोड़ी देर तक तो नॉर्मल था, उसके बाद में मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया, एड़ियों में दर्द, और एक बार मैं चलते चलते गिर गई। तो मैंने कंपैरिजन में ये किया, बट क्या हुआ, नुकसान मुझे ही हुआ। तो अब जैसे ये आपको दिख रही है स्लाइड कि बेस्ट फेल हो जाता है तो दुख होता है ना, बट अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो वही होता है कि हम कंपेयर करते हैं। हमको क्या करना है, हमको अपने से तुलना करना है, ना कि दूसरों से। हम कितने काबिल हैं ये हमको पता है, हमको किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप किसी से किसी की कामयाबी से या किसी की शोहरत देख के आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पायर होना अच्छी बात है, बट कंपेयर करना ये गलत है, और ये हमारा स्ट्रेस लेने का मेन कारण है। अब ये हो गया। अब कई बार क्या होता है ना कि हम स्ट्रेस लेते हैं, अब ये सब चीजें हो गई, हमने ट्राई किया, लेकिन फिर भी हमारा स्ट्रेस कम नहीं होता, या हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। जैसे स्ट्रेस हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस और बढ़ते जाता है। मतलब आपने अगर जैसे स्ट्रेस को क्या रोका नहीं, तो वो स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। अब बढ़ते जाते हैं तो वो स्ट्रेस हम कैसे कम करें, ये मैं बताना चाहूंगी। तो सबके घर में प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर देखा है सबने, सब जानते हैं। देखा है सबने प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर को जब हम चढ़ाते हैं गैस पर, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर को हमने चढ़ाया, प्रेशर कुकर एक लेवल तक प्रेशर लेता है। उसके बाद में जब प्रेशर पूरा भर जाता है, तब वो क्या करता है, सीटी मार देता है ना। तो एग्जैक्टली हमको भी यही करना है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि सीटी मारना है, हमको क्या करना है, अपना जो प्रेशर है, अपना जो स्ट्रेस है, उसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है तो आपकी मैम ने बोल दिया बाहर निकालना है, निकाले कैसे? तो हमको क्या, अपना जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, हमको कहाँ निकालना है, जो हमारे पेरेंट्स है। हम कोई भी चीज है अगर हमको बहुत तकलीफ दे रही है, तो हम उसको अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है तो उनके पास जरूर होगा। और एक
चीज अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, दोस्त लोग उसका सोल्यूशन नहीं देते हैं, बट ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं ना कि आप एक बार तो अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाती हो। तो आप शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस का कारण। क्लियर है सबको ये? तो अभी तक का जो हमारा स्ट्रेस का था, क्या क्या था कि एक हमने क्या देखा, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस समझा हमने। अब उसके बाद हमने अपने माइंड को ट्रिक करना समझा, हम कैसे अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। फिर हमने क्या, हमारी गलतियों से सीखा। हमने ये सीखा कि हमको गलतियां करना है, बट एक ही गलती को बार बार नहीं करना है। उसके बाद एक चीज और कि हमको हर हाल में अपना बेस्ट देना है, मतलब कुछ भी हो जाए हमको कोशिश नहीं छोड़नी है। और लास्ट में क्या था कि हमको कंपेयर नहीं करना है, हमको कम्पीट करना है, कंपटीशन करना है, बट कंपेयर नहीं करना है। और लास्ट में मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आप हर हाल में अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं और हम वैसा ही बनते हैं। तो हमें हर हाल में अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, सुना। ओवर टू योगेश भैया। ओके, हेलो प्रीति भाभी, आवाज आ रही है? यस जी सर। सर। थैंक यू वेरी मच भाभी, व्हाट अ सेशन भाभी। क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स आई से, पर्सनल स्टोरी भी। इट्स लाइक कि मैं खुद भी स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ। जिस बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, मैं एक तरीके से खुद स्टूडेंट बन गया था थोड़ी देर के लिए और आराम से सुन रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था वो बातें सिर्फ स्टूडेंट के लाइफ में अप्लाई नहीं हो रही है, ये लाइफ के हर पड़ाव में अप्लाई हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच प्रीति भाभी फॉर द सेम थिंग। मैं यहाँ पे अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा बच्चों से कि देखिए, आज हमने 3 बेसिकली टॉपिक पे डिस्कशन किया और हमने अपने लाइफ के साथ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर किए, जिसमें जो मैंने आपको चीज़ थोड़े टिप्स दिए वो है गोल सेटिंग कैसे करना है, कैसे हम फोकस रह के कर सकते हैं, कैसे हॉबी और पैशन को डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, उसमें टाइम और प्लानिंग का एलिमेंट डाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप ये करेंगे तो आपका गोल तो सेट हो गया। अंबालिका मैडम के द्वारा सेट कराया गया कि समय का जो प्रबंधन है, कि ये गोल सेटिंग में पूरे समय अपन समय को किस हिसाब से सदुपयोग करें। कोई चीज़ हवा में नहीं होने वाली दोस्तों, सबके लिए समय लगता है और उपरयुक्त तो टाइम लगता है। आज इंजीनियरिंग का कोर्स आप 4 साल और 5 साल जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है उतने में ही होगा, उसके पहले आप सोचोगे 2 साल में वो खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू हैव पेशेंस, सेक्रीफाइस टू रीच समथिंग एंड टू अचीव समथिंग। एंड आप जब भी ये पूरी चीज़ करेंगे, जो मेरा निचोड़ रहा स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो ये रहा कि आप कुछ भी चीज़ करिए आपको स्ट्रेस आएगा। अब वो गुड है बैड है ये दैट इज़ अदर थिंग। एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, 30 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 25वें दिन आपके ऊपर अगर बिना तैयारी के साथ जाओगे तो प्रेशर रहेगा, एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही तैयारी आप 30 दिन पहले से स्टार्ट कर दोगे कि कितने सुंदर तरीके से आप रोज एक एक यूनिट करके आराम से 25वें दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी बहुत सुंदर तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो ये तीनों का बैलेंसिंग रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एवरीबडी नो टॉक अबाउट दिस नेगेटिव वर्ड कोविड, कोरोना है, सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, कुछ रियलिस्टिक फीलिंग नहीं आ रही है। सर आप अच्छा ले रहे हो क्लास, मैडम आप अच्छा ले रहे हो क्लास, लेकिन हमसे जो बड़े सीनियर थे वो स्कूल जाके चीज़ों को पढ़े, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अपने आप में ही अपन ऐसा फीलिंग ला रहे हैं कि सिर्फ कोरोना हमारे लिए है। तो बिलीव मी, इट इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर एवरीवन। लुक, हमारी ये जो हौसलों की उड़ान थी, लास्ट ईयर हम एसएनजी आए थे तो स्कूल में गए थे, बट अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को शेप दे दी है। अब ऑनलाइन ले रहे हैं, आपके क्लासेस भी जो स्कूल के मैनेजमेंट वाले वो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने को समझना है, और समझना कैसे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। मेरा ये कथन है कि अगर आप इसको लगातार चैलेंज और प्रॉब्लम के रूप में लेंगे, कोरोना या कोविड काल को,
तो और फील करेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, फ्यूचर क्या होगा कैसे होगा। जबकि इसकी जगह आपको क्या करना है, ट्राई टू लुक इट फ्रॉम अ अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जैसे स्कूल जा रहे थे लास्ट ईयर, स्कूल जाते थे, स्कूल से आके पक्का कोई ना कोई सो फ्रेश होके आराम से फिर ट्यूशन चल देता होगा, फिर शाम के समय दोस्तों के पास चल देता होगा। तो बोलने का मतलब ये था कि लाइफ इतनी बिजी थी स्कूल और ट्यूशन के बीच की साइकिल में कि हमको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। नाउ यू गाइज हैव गॉट दैट टाइम, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम मिला है, आपको अपने पैशन को फाइंड आउट करने का टाइम मिला है, आपको अपनी स्किल फाइंड आउट करने का टाइम मिला है, आपको वो चीज़ें अपने मम्मी पापा से शेयर करने का टाइम मिला है। तो मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग स्टूडेंट, और वो अगर अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हैं और जो भी हैं, सबके साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। कोविड के समय में आप अपने पैशन को जगाइए, कुछ नया सीखिए, जो भी टाइम है। जैसे मेरे को गिटार नहीं आ रहा था, मेरी बहुत मन था कि मैं कभी गिटार सीखूं, तो मैं अभी इन कोरोना के समय में एक गिटार बजाना सीखा। तो कैसे पॉसिबल हो पाया, समय तो वैसे ही था पहले जैसा, लेकिन अब जब समय मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वन लर्निंग फॉर मी। हाँ, हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल आपको ये बोलते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। तो दिस इज़ व्हाट अ मैसेज फ्रॉम मी। अच्छा, अभी अब मैं सब बच्चों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एक फेमस रिसाइटेशन है, कविता जो है, इसको आप जहाँ पे भी बैठे हैं सब लोग मिल के एक बार कोशिश करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। और भाभी लोग से भी मैं थोड़ा सा सहयोग चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चीज़ लिखी है और आप अगर इसको देखेंगे भी समझेंगे भी तो बहुत सुंदरता है इस सेंटेंसेस में। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही हौसलों से उड़ान ही होती उड़ान है। होती है। उड़ान। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम और साइड और टीम। थैंक यू वेरी मच एसएनजी मैनेजमेंट, बेदी मैम, विनय सर, हम बहुत आभारी है कि आप लोगों ने समय दिया, टाइम दिया। और सब प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे, सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं देखा था कि यहाँ पे दो तीन कुछ चैट बॉक्स में आया भी था। हाँ, कुछ बच्चे एक्टिव हैं, अच्छा लगा देखकर। हाँ, तो हाँ। क्वेश्चन कुछ ये आया था कि सर हमने टारगेट लेके चलते हैं कि हम 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में 90% गेन कर लेंगे, हमको यही नहीं पता कि हमको 90% गेन करने के बाद करना क्या है। बस तो यही बता रहा हूँ मैं कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, टॉक टू योर मेंटर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एलिजिबल कैंडिडेट जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, हैव रोल मॉडल। आप एक समय डेडिकेट करिए कुछ करने के लिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आई एम नॉट द गाइड फॉर यू, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपको ही डिसाइड करना है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, किसी और से मत पूछिए। जैसा प्रीति मैडम ने आपको कहा कि कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी और से, आपको ये चीज़ आपके मन में ही अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके गाइड कर डिसाइड करनी है कि मेरे लिए इंजीनियरिंग अच्छी है, कि डॉक्टरेट अच्छी है, कि डॉक्टर बनना अच्छा है, कि आर्किटेक्ट बनना अच्छा है। सो दिस इज व्हाट फॉर जी सर, एक और बात मैं यही कमेंट पे बच्चों को बताना चाहूंगी जी मैम। कि लाइक आप लोगों ने मीन्स जो क्वेश्चन पूछा है कि 90% मैं स्कोर तो कर लूंगा लेकिन उसका वैल्यू क्या है। एक्चुअली ना आप लोगों को 90% क्यों स्कोर करना है, 90% स्कोर करने से आपका क्या चीज में, आपका इंटरेस्ट क्या चीज है, आपका गोल क्या चीज है, आपको क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कीजिए गोल। अब तो ऐसा हो गया है लाइक आपको 12th के परसेंटेज में अगर आप 70 डिस्टिंक्शन भी अगर आपको मिलता है 70 to 75%, तो लेकिन आपके पास जैसे मेडिकल में अगर आपको जाना है, नेट एग्जाम देनी है और उसमें आपका स्कोर एकदम बहुत अच्छा है, 90 to 93 परसेंटाइल है, तो आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। बट अगर आप 12th बोर्ड में अगर 98% भी स्कोर कर रहे हो और अगर नेट में नहीं कर पा रहे हो उतना स्कोर, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज भी होती है, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पर आप लोगों को बैलेंस करना है हर चीज कि आप लोगों को क्या किस चीज का मार्क्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
जैसे बोर्ड एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, जिसमें आपको अच्छी कॉलेज में, कॉलेज के कट ऑफ्स रहते हैं लाइक 80%। अब मेरे को इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है। अब लाइक आप लोगों का ये तो चीज है कि 10th में जो भी परसेंटेज रहा, 11 12 सेम स्कूल से होता है, पर कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि आपको जब तक 90% या फिर 95% नहीं मिलेगा तो आपको अच्छे कॉलेज में, क्योंकि 11th 12th वहां पर कॉलेज रहता है, लाइक आपका कॉलेज चेंज, स्कूल नहीं रहता है, वो कॉलेज हो जाता है। तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को उतना परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। तो आप वो चीज डिसाइड कीजिए कि आपको 90%, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 90% स्कोर करना है, ये एक देखो फेम वाला भी चीज हो जाता है कि 90% स्कोर करना है या फिर मेरे को मेरिट आना है, ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपको किस चीज के लिए लाना है। अगर आपका जैसे 12th में थोड़ा कुछ कारण के कारण, जैसे कुछ रीजन के से या कुछ प्रॉब्लम के इससे आपका नहीं कि 12th में आपका कम बोर्ड एग्जाम में आपका कम स्कोर आ रहा है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी, तो उसका स्कोर, उस पे फोकस कीजिए कि आपको उसका स्कोर अच्छा करना है, तभी आप जो कॉलेज में आप एडमिशन होना वो चीज कर पाओगे। तो आप आपके परसेंटेज टोटली उस पर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या फील्ड चूज करना है, किस कॉलेज में जाना है, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि मेरे को क्या करना है, उस अकॉर्डिंगली ही आप आपके परसेंटेज जैसे आप सेट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, फोर्सफुल नहीं है कि भाई मेरे को 60% से 90% लाना है कि 90% से 100% लाना है। आप 90 में भी सेटिस्फाइड हो, आपका हमेशा 90 आ है, आप उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाओ, लेकिन आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, कौन सी एग्जाम ज्यादा जरूरी है, और उससे उसमें उतना स्कोर करने से मेरे को किस चीज में हेल्प मिलेगी, एडमिशन में या फिर कोई कॉलेज चूज करने में, उस अकॉर्डिंगली आप आपका टारगेट, परसेंटेज का जो टारगेट रहता है बोर्ड एग्जाम में स्पेशली, वो चीज आप सेट कर सकते हो। और कुछ क्वेरी होगी आपको तो आप देते हो। So, मैम आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो, अब नेक्स्ट Okay. सेशंस भी है। आप सभी को, ये बच्चों को बता देना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जा रहा है, ये वर्कशॉप जो है वो भी एक पार्ट है। ऐसी इसी तरह की सिमिलर 40 वर्कशॉप और हो रही है, और आपके ही स्कूल में आज 3 वर्कशॉप्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आपने बहुत अच्छे से हमको सुना। और वी आर नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हम लोग काउंसलर नहीं हैं, फिर भी अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, तो ऐसा यकीनन रूप कुछ आपको ऐड किए होंगे आपके उसमें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है मैम, shall we end this meeting now? Yes sir. Okay, thank you very much Okay, everyone. thank you थैंक यू ऑल। students, thank you all, thank you Thank ma'am, you. ओके बाय। bye Bye bye। ma'am.